अगर जेल भुगत रहे हैं तो वो उसी का कारण है। मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी ये बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां देश में आएंगी, उससे छोटे उद्यमी तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और नहीं, वो जो होना इम्पैक्ट तो हम चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी करेगी क्या? बच क्या गया आपके लिए? क्या करेंगे आप देखिए ना, आज भी ममता बनर्जी जो हैं वो विरोध में थी, उनके घटक दल विरोध में। आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे गजेंद्र जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं बीजेपी अब करेगी क्या? बीजेपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा क्या करेगी? एबीवीपी करेगी क्या? युवा मोर्चा, एबीवीपी का तो एबीवीपी जाने। युवा मोर्चा जो है वो देश भर में यदि इस प्रकार के कोई विदेशी कंपनियां आकर यहां पर रिटेल में उतरती हैं तो हम उनके सामने विरोध करेंगे, सड़क पे भी विरोध करेंगे। और हमारे सांसद, हमारे बड़े नेतागण वो सभी संसद में भी विरोध कर रहे हैं। राज्यसभा, लोकसभा दोनों ही सदन में विरोध चल रहा है उनका। जी जी। आज भी आपके सामने आए, अरुण जी ने इस पे बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो पूरे विपक्ष को, मतलब मीडिया के सामने बहुत सारा बहुत ज्यादा बोल के विरोध करेंगे। मीडिया के सामने विरोध की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश हित में जब भी बात आई है तो जनता के बीच में जाके काम किया है। आज 40 दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्री लालकृष्ण आडवाणी जी 40 दिन की यात्रा 85 एज में पूरे देश भर का, बिल्कुल वो, लेकिन वो मुद्दा गोल हो गया, वो मुद्दा खा गई, वो कांग्रेस खा गई। अभी भी वो मुद्दा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ही चुप नहीं होंगी तो बीजेपी को काला धन का मुद्दा हुआ है। चलिए आपसे हमारी बातचीत जारी है। मैं कुमार आपसे सवाल करूंगा। कुमार, जब भी गवर्नमेंट इस तरह की कोई पॉलिसी लेकर आती है एफडीआई की, तो उसका आमतौर पर यह मानना होता है कि इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, बाहर का पैसा देश में आएगा और देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जहां तक खुदरा बाजार की बात है, सरकार ऐसा मानती रही है कि ये अपने आप में एक हाफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और सरकार को बहुत ज्यादा यहां से टैक्स, सर्विस टैक्स और पर्चियां नहीं मिलती हैं। अब सरकार का यह दावा है कि 40 लाख नए रोजगार बनेंगे, नई टैक्स पर्चियां कटेंगी तो उससे सरकार को टैक्स में आमदनी होगी और साथ ही उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा होगी, क्योंकि लोगों को बिल जबरदस्ती थमाया जाएगा, उन्हें शिकायत होगी तो वो उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में जाकर मुकदमा दायर करेंगे। लेकिन जो छोटे कारोबारी हैं उनका क्या होगा, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस गवर्नमेंट किस तरह से अपने आप को डिफेंड कर रही है? जी अखलाक, जो आपने मौजूद सवाल उठाया यहाँ पर कि एक उपभोक्ता का रक्षण होगा, लेकिन सरकार ये बात भूल गई है कि ये 70% गांवों का देश है और यहाँ गांवों में लोग छोटे मोटे कारोबारी हैं जो कि जलेबी की दुकान लगाते हैं, जो कि अंडे बेचते हैं, जो कि फुटपाथ पर जूते पॉलिश करते हैं। तो अगर आप उनको हटा दीजिएगा, जिस तरीके से दिल्ली से हटा दिया गया है जबरन, और उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, और आप कल को वॉलमार्ट को बुलाइएगा, ठीक है, आप 40 लाख जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं उस रोजगार के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा रूप में जो लड़के इन बड़े बड़े शोरूम्स में काम करते हैं, 12 से 18 घंटे लगातार काम करते हैं, मेहनताना के नाम पर उन्हें मूंगफलियां मिलती हैं, काफी कम मेहनताना मिलता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वास्तविकता ये है। तो एक प्रोटेक्शन की बात तो कहीं है नहीं उस रोजगार के लिए, वो काम करने वालों के लिए। दूसरी तरफ आप सड़कों पर से लोगों को हटा रहे हैं, जो गांव कस्बों में लोग जो दुकानें लगा रहे हैं उनको आप खत्म कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बिल, वो पर्ची और वो टैक्सेस अगर सरकार को दी भी जाती है तो इसका क्या फायदा मिलने वाला है एक आम आदमी को? तो फिर उसके लिए करने के लिए बचेगा क्या? अभी तो अगर सरकारी नौकरियों की बात की जाए अखलाक, तो एक मान के चलता है युवा वर्ग की, अगर वो सरकारी नौकरी में अप्लाई करता है, 10 लाख एप्लीकेशन आते हैं 300-400 पदों के लिए, तो वो मान के चलता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली, तो वो आगे चलकर दुकान में ही बैठेगा और या फिर कोई दुकान शुरू करेगा, एसटीडी बूथ शुरू करेगा। लेकिन जो ऐसी स्थितियां अगर बना देंगी सरकार की ये भी ऑप्शन खत्म हो जाए और अब आप सीधे वॉलमार्ट में काम करेंगे, टेसीआर में काम करेंगे, ठीक है आप ऐसी दुकान में खड़े होंगे लेकिन आपको सैलरी के नाम पर एक शोषण मिलता है, उसकी कोई बात नहीं होती, उसकी सुरक्षा की कोई बात नहीं होती है। तो और ये भी कहां से दावा किया जा सकता है कि उस वॉलमार्ट में काम करने वाले लोग भारतीय ही होंगे या फिर विदेशों से नहीं आएंगे? जी एकदम। बीजेपी के पास क्या ऑप्शन बच जाते हैं कुमार, रजनीश, जबकि सरकार ने कह दिया है कि कैबिनेट का फैसला है और ये लागू हो जाएगा?
विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बच जाता, क्योंकि विपक्ष के पास जो मुद्दा था, यानी आडवाणी 4 दिन की यात्रा करने के बाद काला धन, महंगाई के मुद्दे पर वो यात्रा भी किए थे, और उनका कहना भी था जब 20 नवंबर को रामलीला मैदान में उनका यात्रा खत्म हुई थी, तो उनका यह कहना था कि जो मुद्दा हम लेकर बाहर गए हुए थे वही मुद्दा संसद में उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस यानी कि यूपीए सरकार ने जो ऐसा पत्ता फेंक दिया है कि अब इनके पास सिर्फ कह सकते हैं कि हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं बचा है, या फिर उसको मान लें या फिर सड़क पे जो उनका एक नारा रहा है, सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध करें। लेकिन अगला समझ नहीं आता है कि चीज की विपक्ष अगर हंगामा करती है तो उससे क्या फायदा होगा। यानी कि सरकार से बातचीत करने के लिए आज 4 दिन हो गए, जो संसद लगातार ठप हो रही, जो जनता का पैसा जा रहा है इसमें, उसके लिए कौन जवाबदाही होगा। लेकिन विपक्ष सिर्फ चिल्लाती हुई कि हम महंगाई या काले धन के मुद्दा को लेकर चलते हैं, वामपंथ भी महंगाई के मुद्दे को लेकर चलती है। अगर हम यूपी की बात करें तो सपा की बात करें तो वो यूपी वाले मुद्दे को लेकर, तो कह सकते हैं कि एक पेड़ तो एक है लेकिन डाल कई है। तो लेकिन उसमें अगर जड़ की बात करें तो कांग्रेस है, कांग्रेस जो कर रही है डाल उसी तरह फिरते हुए चले जा रहे हैं। बिल्कुल। सरकार साहब, इस बीच इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? एक देशी पूंजीपति अगर देश रिटेल की दुकान लगाता है, बड़ा मॉल लगाता है, और एक विदेशी लगाता है, देश में बिग बाजार एक बड़ा नाम है, इसके अलावा बिरला घराना भी इसमें है, अदानी ग्रुप भी इसमें है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनके अपने अपने रिटेल कारोबार इसमें वो ऑलरेडी हैं। तो देशी पूंजीपति विदेशी में फर्क कितना पड़ जाएगा? देखिए, मैं वैसे तो बड़े मॉल्स के हक में नहीं मानता हूं, फिर भी अगर देशी उद्योगपति या देशी पूंजीपति किसी प्रकार का मॉल खोलते हैं तो जो देश का वो जो लाभ कमा रहे हैं वो देश से बाहर नहीं जा रहा है। मैं बिल्कुल उस पे आ रहा हूं। यूटीआई जब इन्वेस्ट कर रही थी शेयर मार्केट के अंदर, तो यूटीआई का पैसा देश के अंदर रह रहा था। अगर बिरला, टाटा या और कोई भी अंबानी जैसे लोग अगर यहां पे मॉल खोलते हैं और मॉल में कोई फायदा होता है तो वो देश का पैसा देश में ही रहेगा। और आपके हाथ में इतनी शक्ति है कि आप चाहें और वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो कानूनी आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भारत की सरकार से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं और वित्त मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले जो अध्ययन करने के कराया जाना चाहिए था वो एकेडमिशियन से कराया जाना चाहिए था, आर्थिक विशेषज्ञों से कराया जाना चाहिए था, मार्केट विशेषज्ञों से कराया जाना चाहिए था। इसके जगह आपने 44 सदस्यों का एक ऐसी कमेटी का गठन किया जिसमें अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के सदस्य थे, फिक्की के सदस्य थे, सीआईआई के सदस्य, यूनाइटेड स्टेट आईबीसी के सदस्य थे। नहीं, सरकार साहब ब्लैक एंड व्हाइट में आप एक उत्तर दीजिए। देशी पूंजीपति हमें लूटे हैं तो बहुत बढ़िया है, विदेशी आ जाए। अगर नहीं अगर इसको माना जाए, क्या रिटेल के जो खुदरा कारोबारी हैं उनको सीधे नुकसान देशी पूंजीपतियों से नहीं है? जहां जहां पर आपको याद होगा, जहां जहां पर रिलायंस ने अपनी दुकान खोली और रोजाना का दूध, डेयरी प्रोडक्ट, सब्जियां, फल, मायावती ने उसके ऊपर बैन लगाया। उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश में, मुझे याद है, बहुत सारी दुकानें बंद करवाई थी कि आप पान, आम, सब्जियां, इनको तो छोड़ दीजिए आप। क्या देशी पूंजीपति लूटे हमें तो बेहतर है, विदेशी आ जाए तो परेशानी है? ब्लैक एंड व्हाइट में बताइए क्या ऐसा होता है? समस्या ये है कि आप जो पत्रकार हैं वो हर विषय को राजनीति नहीं सरकार साहब, राजनीति नहीं। जब तक नहीं, आप हमारी मंशा को समझिए। हम एड्रेस कर रहे हैं देश के 125 करोड़ लोगों को। जब तक सरलीकृत भाषा में कोई बात देश की आवाम तक नहीं पहुंचेगी, उसका तात्पर्य क्या है? मैं एक बात कहता हूं जी कि वॉलमार्ट आती है, केवल मात्र 2% के लाभ पर काम करती है, कतई लूट नहीं करती। लेकिन अगर आएगी, कोई आदमी पूंजी लगाएगा तो घाटे के लिए तो नहीं लगाएगा। कम से कम इतना तो आप मेरी बात मान लेंगे एकदम। व्यापार का बेसिक व्यापार का फंडा है, बेसिक उसूल है कि अगर वो 1, 2, 5% का बड़ी ईमानदारी से, चलिए रिलायंस ने लूट कर ली, मैं भी बताऊंगा, अभी रिलायंस पर भी आऊंगा। चलिए वॉलमार्ट आया और उसने 2% का लाभ लिया, ये लाभ कहां जाएगा? ये लाभ देश से बाहर चला जाएगा, यानी देश से अल्टीमेटली आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे गलत असर पड़ेगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर रिलायंस लगाती है, टाटा लगाती है, बाटा लगाती है, टाटा की कंपनियां हैं, रिलायंस की कंपनियां हैं, वो
वो अगर लाभ 2 की जगह 4% करती हैं, 6% करती हैं, तो ये लाभ पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर रहेगा, ये अर्थव्यवस्था से बाहर नहीं जाएगा। और मैं एक आपको बड़ा उदाहरण की बात बताता हूं। मैं अभी ये जहां पर आपका स्टूडियो, इसके पास में रिलायंस का एक शोरूम है मयूर विहार पे, और मेरी सोसाइटी के अंदर जो सब्जी वाला है वो रिलायंस के शोरूम से सब्जी सुबह पूरा खरीद के और हमारे यहां पर वो रिटेल में बेचता है। कहने का बेचता था, वो रिलायंस का वो शोरूम बंद हो गया। कहने का अर्थ यह है कि मदर डेयरी दूध बेचे हमें आपत्ति नहीं है, अमूल दूध बेचे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर विदेश से कोई केयर4 आ जाए, कोई टेस्को आ जाए, कोई C4 आ जाए और दूध को बेचे और दूध पर जो लाभ हो उसको लूट कर ले जाए, इस पर हमें आपत्ति है। ये अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। बिल्कुल। सरकार साहब, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आम जनता भी, आज हमें बहुत सारे आम लोगों ने भी हमें टेलीफोन किए और हमारे पड़ोस में भी, इर्द गिर्द के लोग भी इस बात को समझना चाहते हैं कि रिटेल में एफडीआई के सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड की जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है, इसमें क्या अंतर है? देखिए, बात यह है कि इसके इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। 1997 में कैश एंड कैरी का एक इन्होंने परमिशन दी थी कि भाई आप आइए, काम करिए और चले जाइए, लेकिन आप कोई शोरूम नहीं खोल पाएंगे। 2006 में जो विदेशी सीधे सीधे प्रत्यक्ष निवेश था उसको इन्होंने अलाउ किया और उसमें यह कहा कि आप एक ब्रांड, मतलब एक ब्रांड का मतलब अगर आप जूता बेचते हैं, मान लीजिए एक विशेष प्रकार का जूता बेचते हैं, तो और उसका एक कंपनी का नाम है, मान लीजिए केयर4 है, तो आप बेच सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आप कपड़े नहीं रख सकते, आप उसके साथ में खाद्य पदार्थ नहीं रख सकते, और 51% आप उसमें भागीदारी रखें, 49% भारतीय पैसा रहेगा। और इस पूरे पीरियड में तब से, यानी 2006 से और आज तक केवल 97 आवेदन हमारे भारत में आए कि हम सिंगल ब्रांड यहां पर अपनी शोरूम्स खोलना चाहते हैं, केवल 97, जिसमें से 56 को मान्यता दी, सरकार ने स्वीकार किया और 56 में से कुछ खोले और बाकी नहीं खुले जी। अब जो ये जो आ रहा है, इसमें ये छूट दी जा रही है कि आप कोई भी सामान बेचिए, 51% आपकी पूंजी और 49% भारतीय पूंजी लगेगी, और आप अपने मॉल के अंदर, अपने दुकान के अंदर, अपने बड़े जो आपका सुपर बाजार है उसके अंदर कोई भी सामान बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही चीज बेचते हैं, मान लीजिए मैं किताबें बेचता हूं या कपड़ा बेचने वाली एक कंपनी आती है फॉरेन से, विदेश से आती है, तो वो पूरी पूंजी अपनी उसमें लगाएगी, उसमें लाभ कमाएगी और उस लाभ को देश से बाहर ले जा सकती है। यह परमिशन भारत में दी है। असल में दिक्कत यह है कि यह प्रचारित किया जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। हम कह रहे हैं ये जो है डाइवेस्टमेंट हो रहा है, यानी जब इन्वेस्टमेंट होगा तो ये जो बाउंस बैक करेगा प्रॉफिट, दैट विल हार्म द इकोनॉमी ऑफ, ये भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। एकदम। कुमार से मेरा सवाल होगा, कुमार, अगर 10 लाख लोगों की आबादी के शहर तक इस इन्वेस्टमेंट को लिमिट किया गया है, तो हम माने कि जो टियर 2 से शहर शुरू होते हैं उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े शहरों में तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े कारोबारी होते हैं और लोगों की इनकम भी बहुत बढ़िया होती है, तो उन शहरों पर अगर एक खरीदार को, उपभोक्ता को एक और ऑप्शन, एक और विकल्प मिलता है, तो इसमें क्या बुराई है? जी देखिए अखलाक, इसमें थोड़ी सी ज्योग्राफिकल बात आती है। जो 10 लाख का शहर होता है, मान लीजिए राजधानी की बात करें, जो पटना, अगर मान लीजिए बिहार की बात कर रहे हैं हम, तो पटना एक राजधानी है, तो जो भी छोटा व्यापारी होता है, गांव में रहता है, हाजीपुर में रहता है, मुंगेर में रहता है, बिहार के सुदूर इलाके में रहता है, तो वो पटना में आकर के दुकान खोलने की कोशिश करता है और उनकी जो रोजी रोटी है वो मारी जाएगी। जो उनका पलायन का स्तर है वो एक बड़े शहरों की ओर, जो बहुत बड़े शहरों की तरफ होगा और इसके कारण उनकी जो रोजी रोटी है वो कम होती है। छोटे कारोबारी जो गांव में हैं, उनके पास उतना व्यापार भी नहीं होता है और वो मामूली हैं, उनके ऊपर भले ही कोई बहुत बड़ा फर्क ना आए, लेकिन एक मध्य क्लास का जो व्यापारी होता है उसको ज्यादा मार पड़ेगी इस बात पे। एकदम। रजनीश, ये खुदरा बाजार के खुलने के साथ ही अब अपने अपने सहयोगियों की तलाश शुरू हो गई है।
भारतीय एयरटेल जो कंपनी है उसके साथ वॉलमार्ट का बहुत पहले ही गठबंधन हो गया था और अब सरकार ने इजाजत दी है और इजाजत देने के साथ ही भारतीय वॉलमार्ट की तरफ से इस तरह का बयान आया है कि ये एक बहुत बढ़िया कदम होगा। क्या हम माने कि जो देश में खुदरा बाजार चलाते हैं पहले से देसी कारोबारी 49% तो उनको भी फायदा होगा? कुल रखलाकर हम बात करें, जिस तरह की अगर हम पुराने इतिहास की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई हुई थी तो वो भी भारत में आने के बाद उसने कहा था हम इतना फायदा पहुंचाएंगे, और जब भारत पे आया तो आप भी जानते हैं हिंदुस्तान का क्या हासिल हुआ था। अगर ये कंपनी अब आती हैं तो हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनका क्या हासिल होगा। अगर हम बात करें तो हम लोग जब एक